माना कि थक कर टूट रहे और सफर अभी दूरगामी है। माना कि थक कर सपनों का नींदों में आना छूट गया। माना कि हिम्मत टूट गई, आंखों में निराशा छाई है। माना कि चांद पर ग्रहण है और रात अभी गहराई है। पर श्री कृष्ण ने साफ कहा कि कर्म तुम्हारा कल होगा। कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। आज नहीं तो कल होगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज हम दोस्तों जो हमारा टॉपिक चल रहा था रीजनिंग का, कथन निष्कर्ष, उसमें आज हम आगे के कुछ क्वेश्चन और करेंगे जो कि आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, ऐसे भाई बहन जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्ले लिस्ट में रीजनिंग में पड़ी हुई है, उस रीजनिंग की प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और वहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो पिछला वाला जो है थोड़ा यहाँ पे आपको बताऊंगा, समझाऊंगा और फिर से हम उस बात को ढंग से फिर से कवर करेंगे, एक एक बात को फिर देखेंगे। भले ही हमने एक बार पढ़ लिया है लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका हर सवाल रुकना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो। दोस्तों आइए दोस्तों देखते हैं, कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों कथन कथन निष्कर्ष की, इसकी दोस्तों कथन निष्कर्ष। तो कथन निष्कर्ष में आपने देखा होगा दोस्तों, कथन निष्कर्ष की घर के बात करें तो अपने लोग क्या बात करेंगे कथन निष्कर्ष में। यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि कथन निष्कर्ष जो है और जो श्लोक सा आपने पढ़ा या स्लोगन जिसको कहते हैं या जो न्याय निगमन जिसको कहते हैं वो आपने पढ़ा, और उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, कथन और पूर्व धारणा में क्या डिफरेंस है, कथन और तर्क में क्या डिफरेंस है, इन बातों पे दोस्तों हमें डिस्कस करना है। अगर हम दोस्तों बात करें कि कथन निष्कर्ष और कथन पूर्व धारणा, कथन तर्क, इनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है दोस्तों, जो बात हमने पहले देखी वो पहले देखी या पहले सुनी, उसके बाद अगर हमने कोई काम किया और उस काम का जो रिजल्ट आया वो निष्कर्ष होगा। जो काम हमने किया वो कथन है और उससे पहले जो हमने सोचा वो हमारी पूर्व धारणा थी। जैसे एक व्यक्ति ने, एक लड़के ने दूसरे लड़के को थप्पड़ मारा, एक लड़के ने दूसरे लड़के को थप्पड़ मारा। अब एक लड़के ने जो थप्पड़ मारा वो क्यों मारा, वो हो सकता है वो उससे पहले से उसकी कोई दुश्मनी रही हो सकता है पहले से वो उसको पसंद ना करता हो। ये उसके क्या हो सकते हैं दोस्तों, पूर्व धारणा हो सकती है। और जब थप्पड़ मारा उसके बाद पुलिस ने उसको अरेस्ट किया और पुलिस ने उसको अरेस्ट करके जेल भेज दिया। अब झगड़े में जो जेल गए, झगड़े में जो कचहरी अदालत जो लोग चक्कर लगा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखिए कि जो जो कारण था थप्पड़ मारने का, क्यों मारा, वो पूर्व धारणा होगी और थप्पड़ मारने के बाद क्या हुआ वो दोस्तों निष्कर्ष होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो पूर्व धारणा होती है वो कथन से पहले की बात होती है, निष्कर्ष जो होता है वो दोस्तों कथन के बाद की बात होती है। दूसरी बात, कथन निष्कर्ष कितने टाइप के मैंने आपको बताए थे, 3 टाइप के। पहली टाइप के जो डायरेक्ट फॉलो करें, कौन से दोस्तों, डायरेक्ट फॉलो करें। दूसरे टाइप के जो इनडायरेक्ट फॉलो करें, कैसे दोस्तों, इनडायरेक्ट फॉलो करें। और तीसरी प्रकार के जो मैंने आपको बताए थे पिछली वीडियो में वो कीवर्ड वाले बताए थे। क्या बताए थे दोस्तों, कीवर्ड वाले बताए थे। अब एक बार देखिए, एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने कहा कलुआ भूखा है, कलुआ भूखा है, यहाँ पे कथन देखिए और निष्कर्ष किस तरीके से बनेगा। मैंने यहाँ पे कथन लिखा, कथन लिखा कि जो कलुआ है, कलुआ रोटी खाता है, रोटी खाता है। अब देखिए निष्कर्ष क्या होंगे, निष्कर्ष सुनिए आप, अभी आपको समझ में आ जाएगा डायरेक्ट फॉलो कैसे कर रहा है। यहाँ पे निष्कर्ष में मैंने लिखा कलुआ को भूख लगी है, कलुआ को भूख लगी है, भूख लगी है। दूसरा लिख दिया मैंने दोस्तों कलुआ को भूख नहीं लगी है। अब देखो,
आपको देखने से ही नजर आ रहा होगा कि जो व्यक्ति रोटी खा रहा है या पानी पी रहा है, तो भूखे व्यक्ति, भूखा है तो खाना खाएगा, प्यासा है तो पानी पिएगा। सीधी सी बात है, ये सीधा लिंक करता है इसको कि कलुआ अगर रोटी खाता है तो कलुआ को भूख लगी है, ये बात सही है। अगर आप कहो कलुआ रोटी खाता है और कलुआ को भूख नहीं लगी है, ये बात गलत है। बात समझ में आई? यानी कि जब आदमी रोटी खाता है तो भूख के कारण ही खाता है। अगर भूख नहीं हो तो कितने ही अच्छे व्यंजन पकवान रखे हो, आदमी नहीं खा सकता। बात क्लियर हो गई? इनडायरेक्ट कौन से होते हैं? तो इनडायरेक्ट की अगर हम दोस्तों बात करें तो इनडायरेक्ट में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, और आप एक बार फिर सुन लीजिए। अगर कोई कथन है, कथन यहाँ पे है इस तरीके से कि अधिक जनसंख्या वाले, अधिक जनसंख्या वाले, अधिक जनसंख्या वाले, संख्या वाले देशों ने, देशों ने परिवार नियोजन अपनाया। क्या अपनाया दोस्तों? परिवार नियोजन, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, नियोजन अपनाया, अपनाया। अब देखो निष्कर्ष क्या होंगे। पहला निष्कर्ष मैं लिख रहा हूं, भारत ने, भारत ने परिवार नियोजन अपनाया, परिवार नियोजन अपनाया। दूसरा, भारत ने यहाँ पे भारत ने परिवार नियोजन नहीं अपनाया, परिवार नियोजन नहीं अपनाया। तो अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जो अधिक जनसंख्या वाले देश हैं उनमें भारत शामिल है। भारत की जनसंख्या अधिक है तो भारत क्या है, परिवार नियोजन अपनाएगा। और इसमें कह रहा है भारत ने परिवार नियोजन नहीं अपनाया, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड वाला गलत हो जाएगा। यानी जबकि इस कथन में आप देखिए भारत शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं है, कहीं भी भारत की बात नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी भारत यहाँ आ गया, ये सही होगा क्योंकि भारत क्या है दोस्तों, अधिक जनसंख्या वाला देश है। बात क्लियर हो गई? ये होते हैं इनडायरेक्ट जो फॉलो करते हैं। कीवर्ड वाले, कीवर्ड मैंने आपको दोस्तों बताए थे, कौन कौन से बताए थे? केवल हो, केवल, सदैव, सदैव, निश्चित, केवल, सदैव, निश्चित। इनके अलावा और भी दोस्तों कुछ बताए थे। इनके अलावा मैंने बिल्कुल बताया था, हमेशा बताया था, एक एक बताया था, प्रत्येक बताया था, सभी बताया था। यानी ऑल आ जाए, सभी, प्रत्येक आ जाए, एक एक आ जाए, तो ये सब क्या होंगे, ऐसे जो यहाँ पे जो कीवर्ड आएंगे वो सारे निष्कर्ष क्या होंगे दोस्तों, गलत होंगे। क्या होंगे? गलत होंगे। इसके अलावा अगर कोई संवैधानिक चीज आ जाए वो क्या होगी, सही होगी। दूसरी बात, भूत या भविष्य की कोई बात होती हो वो सब क्या होंगी दोस्तों, गलत होंगी। अगर मान लो कथन प्रेजेंट का है तो बात भी प्रेजेंट की हो, अगर ऐसा इसमें लिख देता मैं कि जो अधिक जनसंख्या वाले देशों ने परिवार नियोजन अपनाया, अगर मैं लिख देता कि भारत ने परिवार नियोजन अपनाया था, तो ये गलत हो जाएगा। भारत परिवार नियोजन अपनाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यानी भूत और भविष्य की बातें भी दोस्तों क्या हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, कथन है शिक्षा आलोकित करने की एक प्रक्रिया है। मस्तिष्क के ज्ञानात्मक पहलू के मर्म के प्रबोधन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष पहला है, शिक्षा एक प्रकाश है जो मस्तिष्क के अंधकार को दूर करता है। शिक्षा मस्तिष्क के लिए एक स्थिर प्रक्रिया है। इसमें देखिए, आलोकित करने का अर्थ सबसे पहले आपको दोस्तों पता होना चाहिए। आलोकित का अर्थ क्या होता है? तो आलोकित का जो अर्थ है ये जानना आपके लिए जरूरी है। और आलोकित का अर्थ होता है प्रकाश से भरा हुआ। क्या अर्थ होता है? प्रकाश से भरा हुआ। क्या अर्थ होता है? प्रकाश से भरा। आलोकित ध्यान रखना है। अब आप देखिए, शिक्षा एक प्रकाश है जो मस्तिष्क के अंधकार को दूर करता है। यह बात क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, शिक्षा मस्तिष्क के लिए एक स्थिर प्रक्रिया है। दोस्तों बिल्कुल सही है, दोनों ही बात सही है, क्योंकि शिक्षा आलोकित करने की क्या है, एक प्रोसेस है, और यहाँ भी एक प्रोसेस की यह बात कर रहा है। बात क्लियर हो गई? इसमें पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं, तो कौन सा होगा? डी वाला ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? डी वाला विकल्प अपना दोस्तों सही होगा, क्योंकि यही बात कर रहा है कि यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों क्या है दोस्तों, सही हैं। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़े आसान से क्वेश्चन है। कथन है, देखना है इसमें, हमारे राष्ट्र की बढ़ती हुई जनसंख्या,
बहुत से मौलिक साधनों को छीड़ता की ओर ले जाती है। यानी कि जो जनसंख्या बढ़ रही है, इससे क्या है दोस्तों, जो मौलिक या जो बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन या साधन हैं उनको कमजोर कर रही है, क्षीणता की ओर ले जा रही है। तो इसमें निष्कर्ष दे रखा है, हमारे राष्ट्र की जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो जनसंख्या नियंत्रण की कोई बात नहीं हो रही है। सेकंड में अगर हम देखें, राष्ट्र अपने नागरिकों में एक शालीन जीवन निर्वाह प्रदान नहीं कर पाएगा, बिल्कुल सही है। अगर संसाधन नहीं होंगे तो जीवन निर्वाह भी, जो शालीन जीवन निर्वाह है या अच्छे प्रकार से जीवन निर्वाह है, वो नहीं कर पाएगा व्यक्ति, ना राष्ट्र उसको ये सुविधाएं दे पाएगा दोस्तों। इसलिए दूसरा अपना सही है। तो केवल दूसरा निष्कर्ष यहाँ पे क्या है दोस्तों, निकलता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, तीसरा है, आर्थिक सुरक्षा लोगों को बेहतर और अधिक खुशहाल बनाती है, अच्छी बात है, और उनके व्यक्तित्व पर अच्छा प्रभाव डालती है, बहुत अच्छी बात है। निष्कर्ष देखिए दोस्तों, जो लोग अधिक धन कमाते हैं वो अधिक खुशहाल होते हैं। इस यहाँ पे देखिए कथन में दोस्तों जो आर्थिक सुरक्षा की बात हो रही है और यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जो धन ज्यादा कमाते हैं वो खुशहाल होते हैं, दोस्तों बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा व्यक्ति यानी अच्छा व्यक्तित्व तो बनाए रखने के लिए लोगों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आप क्या है कि खुशहाल, यहाँ पे जो आर्थिक सुरक्षा लोगों को क्या बनाती है दोस्तों, बेहतर और अधिक खुशहाल बनाती है, जबकि व्यक्तित्व पर अच्छा प्रभाव डालती है। आर्थिक सुरक्षा की बात कर रहा है और यहाँ पे क्या कह रहा है कि अच्छा व्यक्तित्व बनाए रखने के लोगों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत होना चाहिए। ये भी इससे असंगत है, कोई भी इससे मैच नहीं करता। इसका मतलब तीसरे में भी दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, गलत हो जाएंगे। यहाँ पे इसको आप देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे दोनों गलत, तो कौन सा लगाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, ए वाला सही होगा। नेक्स्ट देखिए, चौथा क्वेश्चन है, सभी कलाकार सनकी होते हैं। चलो अच्छा, होते होंगे सॉरी, हाँ, सभी कलाकार सनकी होते हैं। कुछ कलाकार नशीले पदार्थों के व्यसनी होते हैं। कुंठाग्रस्त व्यक्तियों के नशीले पदार्थों का व्यसनी बन जाने की संभावना रहती है। उपयुक्त कथन में से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि, कौन सा निकाला जा सकता है दोस्तों, देखिए पहला कह रहा है कलाकार कुंठाग्रस्त होते हैं। अब कलाकार कुंठाग्रस्त होते हैं या नहीं होते हैं, यह बात तो यहाँ पे दे नहीं रखी है। यहाँ पे ये दे रखा है दोस्तों, सभी कलाकार सनकी होते हैं, कुछ कलाकार जो है नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। बात समझ में आई, यानी कि कुछ कलाकार हैं जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, और जो कलाकार हैं वो सभी कलाकार सनकी होते हैं। यहाँ पे कलाकार जितने भी हैं वो सभी के सभी कलाकार कैसे हैं, सनकी हैं। तो थोड़ा मैं इसको डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लिख लूँ मैं कलाकार, कलाकार, और जो सभी कलाकार हैं वो कैसे हैं दोस्तों, सनकी हैं। कैसे हैं, सनकी हैं। आगे कह रहा है कुछ कलाकार नशीले पदार्थों के व्यसनी होते हैं। अगर मैं कुछ कलाकार देखूं तो इस तरीके से बनाऊंगा, ये नशीले पदार्थों के व्यसनी हो गए, नशीले पदार्थों के व्यसनी, ऐसे हम इसको कर सकते हैं दोस्तों, व्यसनी होते हैं। कुंठाग्रस्त व्यक्तियों के नशीले पदार्थों का व्यसनी बन जाने की संभावना होती है। अब जो कुंठाग्रस्त लोग हैं वो क्या है दोस्तों, नशीले पदार्थों के व्यसनी बन जाने की संभावना होती है। यानी कुंठाग्रस्त लोग हैं उनकी संभावना होती है कि नशीले पदार्थों का व्यसनी बन जाएं। कौन से, कुंठाग्रस्त। अब इनके ऑप्शन देखिए दोस्तों, ये मैंने लिख दिया कुंठाग्रस्त, ये 4 नंबर है। इसके क्वेश्चन देखिए, अब आप यहाँ पे क्या कह रहा है 4 नंबर में, देखो फटाफट। कलाकार कुंठाग्रस्त होते हैं, तो देखो भाई साहब, कुंठाग्रस्त अलग है, कलाकार अलग है, इनका ऐसा कोई संबंध यहाँ पे है नहीं। नशीले पदार्थों के व्यसनी लोगों में से कुछ सनकी होते हैं, नशीले पदार्थों के व्यसनी में से कुछ सनकी होते हैं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अलग बात कर रहा है। नशीले और व्यसनी अलग हैं जबकि सनकी अलग हैं। अगर ये सनकी नशीले और सनकी बोलता तो ये पार्ट हो जाता, अगर ये कलाकार और नशीले बोलता तो ये वाला पार्ट हो जाता, लेकिन ये भी क्या है दोस्तों, यहाँ पे कलाकार कुंठाग्रस्त होते हैं, गलत हो गया। नशीले पदार्थों के व्यसनी लोगों में से कुछ सनकी होते हैं।
अब इसको आप देखिए कि जो नशीले पदार्थ हैं, नशीले पदार्थों के व्यसनी लोगों में से, नशीले पदार्थों के व्यसनी लोगों में से कुछ कैसे होते हैं, कुंठाग्रस्त होते हैं, या कुछ कैसे होते हैं, सनकी होते हैं। तो ये वाली बात दोस्तों क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। फिर से आप देखिए, नशीले पदार्थों के, नशीले पदार्थों के व्यसनी कौन होते हैं, कलाकार। और सभी कलाकार कैसे हैं दोस्तों, सनकी हैं। अब कुंठाग्रस्त व्यक्तियों के नशीले पदार्थों का व्यसनी होने के, नशीले पदार्थों का उपयोग करने की संभावना ज़्यादा होती है। अब कलाकार कुंठाग्रस्त होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। नशीले पदार्थों के व्यसनी या नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले लोगों में से कुछ सनकी हो सकते हैं, यह बात सही है। अगला देखिए, सभी ऑल आ गया तो कीवर्ड के आधार पर इसको गलत कर देंगे। यहाँ पे सनकी व्यक्ति आमतौर पर कुंठाग्रस्त होते हैं, आमतौर पर कुंठाग्रस्त होते हैं, ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। सनकी जो व्यक्ति हैं वो आमतौर पर कुंठाग्रस्त होते हैं ऐसा कहा है, लेकिन यहाँ ऊपर कहीं नहीं कहा है कि जो सनकी व्यक्ति हैं वो आमतौर पर कुंठाग्रस्त होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, जो अपना बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें कीवर्ड की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो देखो कुंठाग्रस्त यहाँ आ गया, ये गलत हो गया, कुंठाग्रस्त यहाँ आ गया, ये भी गलत हो गया, यहाँ भी कुंठाग्रस्त आ गया, तीनों ही गलत हो गए। कौन सा सही बचा दोस्तों, बी वाला सही बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन है प्राथमिक स्कूल आकार में अपेक्षाकृत छोटा होता है, बहुत अच्छी बात है। घनिष्ठता प्राथमिक व्यक्ति समूह का मुख्य अवलक्षण है। एक परिवार प्राथमिक समूह का उदाहरण हो सकता है। उपयुक्त कथनों के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा निष्कर्ष सही है। देखिए दोस्तों फटाफट बताइए। देखिए यहाँ पे ऑल दे दिया, गलत कर दो, ऑल दे दिया, गलत कर दो। अब दो बचे, इनको छांट लो। बात क्लियर हो गई। ऑल वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। मैंने जो शब्द आपको बताए थे वो ध्यान रखना, ऑल बताया था हमेशा, देखिए यहाँ हमेशा आ गया, ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। एक बचा, सही कर दो। बात क्लियर हो गई। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, माथा पच्ची की जरूरत नहीं है। जो थ्री टाइप बताया उसमें जो तीसरा तरीका मैंने बताया था, थर्ड टाइप बताया था, वो दोस्तों क्या बताया था, कीवर्ड वाला। कीवर्ड ढूंढ लो, काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन हो सकता है कि आप अपने अधिकारियों के प्रति निष्ठावान ना हो, परंतु आप उनके प्रति निष्ठावान होने का एहसास तो करा ही सकते हैं। चलो करा सकते हैं, अच्छी बातें कराएंगे। देखिए निष्कर्ष फर्स्ट, अधिकारी के प्रति निष्ठा महत्वपूर्ण मानी जाती है। सही बात है दोस्तों, अधिकारी के प्रति निष्ठा महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसीलिए यह बात कही गई है कि आप अपने अधिकारी के प्रति निष्ठावान ना हो, परंतु उनके प्रति निष्ठावान होने का ढोंग करें, एहसास कराएं। इसीलिए ये क्या है, अधिकारी के प्रति निष्ठा महत्वपूर्ण मानी गई है। यह बात दोस्तों क्या है, सही है। दूसरा देखिए, कुछ लोग अपने अधिकारी को खुश करने के लिए क्या क्या करते हैं, कुछ नहीं दे रखा है। बात समझ में आ गई। खुश करने के लिए क्या किस हद तक जाते हैं, क्या करते हैं, ये ऐसा कुछ ऊपर दे नहीं रखा है। पहला वाला अपना सही हो जाएगा, निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है प्रसाधनों का उपयोग जोखिम भरा है। चलो भाई तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। निष्कर्ष कह रहा है प्रसाधनों के सहवर्ती प्रभाव पड़ते हैं। दूसरा, प्रसाधन महंगे नहीं होते। सस्ते महंगे की तो दोस्तों बात ही नहीं है। क्या है, सस्ते महंगे की तो दोस्तों इसमें कोई बात ही नहीं है। तो प्रसाधनों के सहवर्ती प्रभाव पड़ते हैं, तो बात सही है कि जो प्रसाधन है, जो सौंदर्य प्रसाधन, जैसे आप कोई क्रीम लेके आए, कोई सेंट लेके आए, कोई और सुंदरता वाला कोई आइटम लेके आए जिससे आप अच्छे दिखो, लोग आपको पसंद करें। हम सेंट क्यों लगाते हैं, पाउडर क्यों लगाते हैं, क्रीम क्यों लगाते हैं, जिस अच्छा दिखने के लिए। तो उसके नकारात्मक प्रभाव होते हैं, कुछ जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं, इसीलिए कह दिया है यहाँ पे प्रसाधनों का उपयोग जोखिम भरा है, तो इसके सहवर्ती प्रभाव पड़ते हैं। ये वाली बात सही है, निष्कर्ष पहला निकलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहां तक जनसंख्या विकास की दर का संबंध है, गुजरात बिहार राज्यों में शायद ही कोई फर्क हो, पर अशिक्षितों के प्रतिशत के मामले में एक दूसरे से आगे हैं। कौन आगे है कौन पीछे है भाई साहब, बिल्कुल नहीं दे रखा है। बताइए कौन आगे है कौन पीछे है, बिल्कुल नहीं दे रखा है। गुजरात की जनसंख्या बिहार से अधिक है, पता नहीं दोस्तों अधिक है या नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है कि जनसंख्या
या उसके बारे में देखें हम, जहाँ तक जनसंख्या विकास की दर का संबंध है, गुजरात और बिहार राज्यों में शायद ही कोई फर्क होगा, यानी कि शायद ही कोई फर्क होगा, बराबर हो सकती है, अधिक या कम है ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, पर अशिक्षितों के प्रतिशत के मामले में एक दूसरे से आगे हैं। अब इनमें एक दूसरे से आगे है, कौन आगे है कौन पीछे ये भी नहीं दे रखा है दोस्तों, इसका मतलब दूसरा भी गलत हो जाएगा, अर्थात पहला ऑप्शन इज राइट। ना यहाँ पे निष्कर्ष 1 और 2 में से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, यह बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंतर्द्वंद तनाव उत्पन्न करता है। अंतर्द्वंद क्या करता है दोस्तों? तनाव उत्पन्न करता है। देखिए आगे क्या कह रहा है, अंतर्द्वंद का निवारण स्वास्थ्य मानसिक अवस्था का द्योतक है। किसका? स्वास्थ्य मानसिक अवस्था। नेक्स्ट आगे पढ़ के देखते हैं निष्कर्ष में क्या है दोस्तों, अंतर्द्वंद से छुटकारा पाकर मनुष्य मानसिक रूप से सशक्त, देख लीजिए दोस्तों गलती हो गई, क्या है? सशक्त या मजबूत की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मजबूत की। लेकिन यहाँ पे बात किसकी कह रखी है दोस्तों? स्वस्थ की। किसकी कह रखी है? स्वस्थ की। मजबूत नहीं कह रहा है, सशक्त नहीं कह रहा है। पहला वाला क्या हो गया? गलत हो गया। अंतर्द्वंद से छुटकारा मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है, बिल्कुल सही है। क्या है दोस्तों? सेकंड ऑप्शन इज राइट। तो यहाँ पे कौन सा कर देंगे? दूसरा वाला, यदि सेकंड अनुमानित है। बात समझ में आ गई? सेकंड क्या है इसका? अनुमानित है, ये दोस्तों हमें ध्यान रखना है। पहली वाली गलत हो गई, सशक्त की बात नहीं कर रहा है, मजबूती की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? स्वस्थ की बात कर रहा है। फिर से देख लीजिए, अंतर्द्वंद तनाव उत्पन्न करता है, अंतर्द्वंद का निवारण स्वस्थ मानसिक अवस्था का द्योतक है। स्वस्थ मानसिक अवस्था का है, सशक्त का नहीं है, मजबूत का नहीं है, ताकतवर का नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन इज राइट, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है? छुटकारा मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है, बिल्कुल सही है, मजबूत की बात नहीं कह रहा है। नेक्स्ट देखिए कथन, सूर्य प्रकाश ऊर्जा का एक उत्तम स्रोत है। जो सूर्य है दोस्तों, सन है, सनलाइट प्रकाश ऊर्जा का एक उत्तम स्रोत है। सौर ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है, बिना इसके तो जीवन ही संभव नहीं है दोस्तों। इसके बिना तो हमारे प्राण ही नहीं रहेंगे, प्राण पखेरु सबके सब उड़ जाएंगे दोस्तों। देखो निष्कर्ष क्या कह रहा है, ऊर्जा दूसरे स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है। आगे कह रहा है कोयला ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। अब देखो दूसरे स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, ऐसा सेंटेंस में तो कहीं कुछ दे नहीं रखा है। बताइए, बताओ, सेंटेंस में दिया है? नहीं दिया है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। कोयला ऊर्जा का अच्छा स्रोत है, कोयला ऊर्जा का अच्छा स्रोत है या नहीं है, ऐसा कुछ ऊपर दे भी नहीं रखा है। अगर हम इसमें से दोस्तों सही करें तो सही हम कौन सा करें? यहाँ पे देखिए, ऊर्जा दूसरे स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है। ऊपर देखिए, सूर्य ऊर्जा, सूर्य प्रकाश ऊर्जा का एक उत्तम स्रोत है, ये बात तो ठीक है। अब इसमें ये तो नहीं कह रहा है कि केवल सूर्य ही ऊर्जा का स्रोत है। बताइए, कह रहा है क्या? नहीं कह रहा है। सौर ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता होती है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे अगर ये कहता केवल सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, तो यहाँ पे ऊर्जा दूसरे स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है, ये गलत हो जाता। लेकिन केवल वर्ड इसमें दिया नहीं है, या केवल ऑल ऐसे कुछ शब्द दिए नहीं है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक अनुमान के तौर पर, एक अपने अनुभव के तौर पर इसको हम सही कर सकते हैं। कोयला ऊर्जा का अच्छा स्रोत है, कोयले के वाले में यहाँ पे कोई बात नहीं है। पहला वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। आपको मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बताइए दोस्तों, ऊर्जा दूसरे स्रोत से प्राप्त की जा सकती है, बात सही है। यहाँ पे ये नहीं कह रहा है केवल ऊर्जा सूर्य से ही प्राप्त की जाएगी। कोयला ऊर्जा का स्रोत है, कोयला के बारे में ऐसा कुछ कहा नहीं गया है दोस्तों। तो पहला जो निष्कर्ष है वो अपना क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कौन सा है? कथन है बुद्धिमान लोग महान अंतर्दृष्टा होते हैं। अच्छी बात है। अनिल चीजों को बहुत जल्दी जल्दी समझने में सक्षम है। तो जरूरी है क्या अनिल महान अंतर्दृष्टा हो? क्यों भाई, बताइए। यहाँ पे क्या कह रहा है? बुद्धिमान लोग महान अंतर्दृष्टा होते हैं, बहुत अच्छी बात है। अनिल चीजों को बहुत जल्दी जल्दी समझने में सक्षम है। तो अनिल क्या है? अनिल के बारे में यहाँ पे पूछा है दोस्तों। बताइए कौन सा होगा 11 का ऑप्शन? अनिल बुद्धिमान है। अब देखो, तो यहाँ क्या कह रहा है? बुद्धिमान लोग अंतर्दृष्टा होते हैं, यानी अंतर्दृष्टा का मतलब है चीजों को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। कौन से लोग? बुद्धिमान लोग। और अनिल किन चीजों को बहुत जल्दी समझने में सक्षम है, इसका मतलब अनिल बुद्धिमान तो है ही, मूर्ख थोड़ी है कोई। बताइए दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है अनिल महान अंतर्दृष्टा है। अब अनिल महान अंतर्दृष्टा है,
इसके बारे में देखिए। जब एक बात बताइए, अनिल बहुत सी चीजों को जल्दी जल्दी समझता है, इसका मतलब अगर जो जल्दी जल्दी समझता है वो बुद्धिमान है, तभी तो जल्दी समझेगा। और बुद्धिमान लोग क्या होते हैं दोस्तों? अंतर्दृष्टा होते हैं। इसका मतलब अनिल क्या है दोस्तों? अंतर्दृष्टा है। ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार फिर देख लीजिए कि बुद्धिमान लोग महान अंतर्दृष्टा होते हैं, अनिल चीजों को बहुत जल्दी जल्दी समझने में सक्षम है। निष्कर्ष देखिए, अनिल बुद्धिमान है, अनिल महान अंतर्दृष्टा है। अब यहाँ पे सुनिए आप कि जो अनिल है बुद्धिमान है। अब देखो यहाँ पे देखिए, बुद्धिमान जो है, बुद्धिमान लोग ही क्या करेंगे? समझने में सक्षम होंगे, मूर्ख तो समझेगा नहीं। इसका मतलब क्या है? अनिल क्या है? बुद्धिमान है भाई साहब। दूसरी बात, अनिल महान अंतर्दृष्टा है। अब देखो, अगर ये अनिल बुद्धिमान है तो बुद्धिमान लोग महान अंतर्दृष्टा होते हैं, इसका मतलब अनिल क्या है? महान अंतर्दृष्टा है। ये बात सही है। बात समझ में आ गई? दोनों निष्कर्ष यहाँ पे सही है अपने। अब कल फिर मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा संबंधित होगा कथन और पूर्व धारणा से। इसके बाद हम कथन और तर्क की दोस्तों बात करेंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और अपना प्यार बरसाते रहें। आपके लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।